मकर राशि वालों 17 अक्टूबर से सूर्यदेव नीच के होने जा रहे हैं। सूर्यदेव जो कि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और अभी दशम भाव में विराजमान होने वाले हैं। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच ये नीच के ही रहेंगे। इस समय के अंदर कुछ सावधानियां हैं और कुछ बड़ी खुशखबरियां हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। एक एक करके बात करते हैं हर चीज़ के ऊपर। सबसे पहले बात करें तो अब ये आपके भाग्य भाव से दशम भाव में, कर्म भाव में जा रहे हैं। जैसे ही कर्म भाव में आएंगे तो 8th हाउस का लॉर्ड जब भी कर्म भाव में आता है, यहाँ पर आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पानी फिरता नजर आएगा, परंतु अपने आप को यहाँ पर संभालना होगा। ऐसे इंसान जो ऑनलाइन कार्य करते थे, ऐसे जिनको जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि का कार्य करते थे, उनको यहाँ पर भारी नुकसान देखना पड़ सकता है। तो इस समय के दौरान आपको ध्यान देना है कि अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो अपनी लिमिट्स में रह कर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको ये नुकसान सालों तक याद रहे ऐसा हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ अच्छे बदलाव भी हैं। तो ऐसे लोग जो थोड़ा सा पॉजिटिव बिहेवियर करते हैं, है ना, थोड़ा सा मतलब इंट्यूशन पावर अच्छी है, उनकी लग्न कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट अच्छा है, केतु 4th हाउस के अंदर है, 10th हाउस के अंदर है, नवम भाव में है, तो ऐसे में या फिर 12वें भाव में है। ऐसे में होगा क्या कि जब केतु का ट्रांजिट ऐसा होगा तो यहाँ पर लग्न भाव में अगर ऐसा है ना, तो यहाँ पर वो प्रोमिस आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ अचानक से प्रमोशन मिलना, अचानक से इंक्रीमेंट मिलना, अचानक से जॉब में ऐसा बदलाव करना जिससे कि आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाए, ये ऐसा अवसर आपके लिए पैदा करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ ये जो समय है इसके अंदर आपको सावधानी रखनी है, आप किसी भी विवाद में ना उलझें। आपको कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है। अब क्यों, रीज़न क्या है? क्योंकि जैसे ही केतु यहाँ पर जो है, केतु का ट्रांजिट तो है ही, है ना कहीं 8th हाउस के अंदर बैठे केतु आपका ऑरा वीक कर रहे हैं। राहु 2nd हाउस में बैठे आपके धन से नुकसान करवाने की ओर आपको आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही सूर्यदेव भी नीच हो जाएंगे, अपने आपे को जहाँ से हम देखते हैं तो वो सूर्यदेव है। अब सूर्यदेव का नीच हो जाना आपको कन्फ्यूज़न में डालेगा, आपको दुविधाओं में डालेगा, आपकी ज़िद करने की आदत को बढ़ाएगा और उसी ज़िद के चक्कर में आप यहाँ पर अपना नुकसान करवा बैठोगे, अपने लिए मुसीबतों को आमंत्रित करते हुए नजर आओगे। तो इसलिए यहाँ पर इस समय के दौरान आपको खास तौर पर इस चीज़ का ध्यान देना है कि कोई भी अगर बड़ा निर्णय आपको लेना है, कोई बड़ा रिस्क अगर आपको लेना है, अपने कर्म क्षेत्र से जुड़ा अगर कोई भी बड़ा निर्णय है आपके लिए और बहुत आवश्यक है, तो उसको या तो 17 अक्टूबर से पहले या फिर 16 नवंबर के बाद लें। अगर लेना ही हो तो दूसरों की थोड़ा सुनकर, है ना, मतलब किसी अन्य से जो आपको अच्छे से गाइड कर सके, उससे पहले आप विमर्श करें, विचार विमर्श करें, उसके बाद ऐसा कोई निर्णय लें। क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्रांजिट है ये आपके अंदर से, जब भी 10th हाउस के अंदर सन आते हैं ना, तो एक तो ये शनिदेव का पक्का घर है, अब दुश्मन के घर के अंदर बैठे हैं। दूसरा, ये जो राशि है यहाँ पर भी नीच हो जाते हैं, तो दोनों ओर से नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर आपके द्वारा एक एक चीज़ के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से ही सोच समझ कर निर्णय लेना ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यूँ तो निर्णय हमेशा ही सोच समझ कर लिए जाते हैं, परंतु फिर भी जब यहाँ पर इस तरीके का ट्रांजिट हमारे सामने देखने को मिलता है तो ये समय यहाँ पर बहुत ही नाजुक समय हो जाता है। जब आपको कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हो तो उसके अंदर पूरे अच्छे से ध्यान लगा कर करना होगा। इसी समय के अंदर यहाँ पर जो सूर्य देव की युति है वो मंगल के साथ और बुध के साथ भी होगी। 24 अक्टूबर तक, जब तक बुध वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश नहीं कर जाते हैं, तब तक यहाँ पर ही बुध और आदित्य योग बनेगा। तो इस समय के अंदर आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, आपके कार्य जो है वो तेज़ी से होते हुए भी नजर आएंगे। परंतु जैसे ही यहाँ से बुध आगे चले जाएंगे वृश्चिक राशि के अंदर और मंगल 28 अक्टूबर को, है ना, अपना ट्रांजिट करेंगे अपनी राशि के अंदर वृश्चिक राशि में, तो उसके बाद से आपको चीज़ों के अंदर दोहरापन दिखाई देगा। मतलब आप जो कार्य कर रहे थे वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होना, आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन अपने कर्म क्षेत्र से ना मिल पाना, ये चीज़ें आपको यहाँ पर बार बार लगेंगी कि मुझे ये जो कर्म मैं कर रहा हूँ उसको त्याग देना चाहिए या फिर कुछ अलग मुझे ऑप्ट करना चाहिए। तो इस समय के अंदर आपको यहाँ पर
ख़ास तौर पर ध्यान देना है कि ऐसा कोई भी बड़ा निर्णय ना लें आप, है ना। अगर लेना ही है, बिल्कुल ही ज़रूरी है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर थोड़े समय के लिए बिल्कुल शांत होकर मेडिटेशन करना फ़ायदेमंद होगा। और शांत होकर अगर आप धैर्यपूर्वक अगर यहाँ पर 1 महीने का समय ये निकाल लेते हैं, तो उसके बाद में उतना ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर जो समय होगा वो आपके कहीं न कहीं हक में आता हुआ नज़र आएगा। इसके साथ-साथ कुछ उपायों की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि 2-2 फायर एलिमेंट के प्लैनेट यहाँ पर बुध के साथ होंगे, तो इस समय के दौरान आपके द्वारा कोई भी अग्रेसिव वर्क करना है, क्योंकि यहाँ पर जब 2 फायर प्लैनेट होते हैं ना, तो आप थोड़े से फास्टली चीज़ों को करने वाले बन जाते हो। अब चाहें या ना चाहें, आप अपने आप से ही चीज़ों को तेज़ी से करने की ओर जाते हो। किसी भी कार्य को आप तेज़ी से करते हो, परंतु यहाँ पर नेगेटिव रिज़ल्ट आप पाते हो तब जब आप बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हो उस चीज़ के विचार पे। आप उस चीज़ के ऊपर पूरा अच्छे से विचार नहीं कर पाते हो। तो ऐसे में होगा क्या कि जब आप किसी कार्य को करेंगे, तो उस समय तो आपका पूरा साहस होगा, परंतु थोड़े समय के बाद में आपको यहाँ पर एक उलझन में आप देखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर मेडिटेशन डेली करना, अगर आपको किसी भी तरीके की मतलब ज़्यादा आपको मेंटल स्ट्रेस फ़ील हो, तो ऐसे में चंद्रदेव से बातें करना, है ना? मतलब शाम के समय अकेले बैठिए और उसके बाद में आप चंद्रदेव जो हैं, चंद्रमा से बातें करना शुरू कीजिए। अपनी जो भी परेशानियाँ हैं वो उनके साथ डिस्कस करना शुरू कीजिए, यहाँ पर मेंटल पीस आपका अच्छा रहेगा। इसके साथ-साथ सूर्यदेव को अर्घ देना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। निवेदन अर्घ दिया जाता है इस समय के अंदर जब सूर्यदेव नीच के हों, तो ऐसे में आपको अपनी चेस्ट के अलाइन करते हुए, है ना, मतलब बिल्कुल इसी की ही सीध के अंदर आपको यहाँ से जल की धारा प्रवाहित करनी होती है और वो सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है जल। अब यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, जल अकेला नहीं देना है, अपनी हथेली के अंदर आपको जल पहले गिराना है और यहाँ पर हथेली के अंदर थोड़े अक्षत या फिर गेहूँ आप रख सकते हो, है ना? अक्षत रखेंगे तो और भी अच्छा है, गेहूँ रखो तो वो थोड़ा-सा वैसे हो जाता है कि टेम्परेरी, परंतु अक्षत रखेंगे, उसके साथ आप गुड़ रखेंगे और उसके ऊपर आपको यहाँ से जल प्रवाहित करना होता है। आप ये चीज़ ध्यान देंगे जब तक आप पूरा जल प्रवाहित ना कर दें, है ना? जब तक आप पूरा जल अर्पित ना कर दें, तब तक आपकी हथेली खाली ना हो। तो ये है कुछ सावधानियाँ और कुछ उपाय भी मैंने आपको बताए। आशा करता हूँ कि जो भी चीज़ें आप तक पहुँचाई गई हैं, तो वो आप उनका यूज़ करेंगे और आप अपने जीवन को और भी अच्छा सुखद बनाने की ओर एक कदम बढ़ाएँगे।